कहानी की शुरुआत में हम 1969 का सीन देख पाते हैं जहां पर आयरस उसके बॉयफ्रेंड के साथ जिसका नाम पॉल था ना, वो दोनों कहीं पर सरप्राइज विजिट के लिए जा रहे थे। यहाँ पर पॉल उसे लेकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और उसके बाद उसकी आंखों की पट्टी को हटाता है। यहाँ पर सामने वाले नज़ारे को देखकर आयरस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि पॉल उसे लेकर स्काई व्यू रेस्टोरेंट में आया था जो कि सबसे लंबा यानी कि 494 फीट का टॉलेस्ट रेस्टोरेंट था और आज उसकी ओपनिंग होने वाली थी। यहाँ पर पॉल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और आयरिश भी यहाँ पर ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। साथ ही वो नर्वस भी थी क्योंकि इतनी ऊंचाई पर वो लोग जाने वाले थे जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। खैर इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि फव्वारे के अंदर सिक्के को डाल रहा था। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर उसे और रोकने लगता है और कहता है कि ऐसा ना करे क्योंकि ये एक बुरी किस्मत ला सकता है। तो वो चाहे ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आयरिस और पॉल लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं तो वहाँ का जो लिफ्टमैन था ना, वो सभी के सामने होटल की तारीफ करने लगता है और कहता है कि जो निर्धारित समय था ना, उससे 5 महीने पहले ही ये होटल रेडी हो गया था। ये बात सुनकर आयरिस को काफी ज्यादा वियर्ड लगने लगता है। जिसके बाद ये लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर हम वो वही बच्चा देखते हैं जिससे सिक्का उछाला था ना, वही बच्चा। जिसके बाद यहाँ पर आयरिस था ना, वो काफी ज्यादा अजीब फील करने लगती है और उसे घबराहट महसूस होने लगी थी। पॉल यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से टेबल के बारे में पूछने लगता है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सॉरी लेकिन आपका टेबल ना वो बुक नहीं हो पाया। ये सुनकर पॉल था ना, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो वही आयरिस थी ना, उसे बेचैनी होने लगती है और उसे वॉमिटिंग हो रही थी, इसलिए वो वॉशरूम की तरफ भागती है। बाहर नाच गाना चालू था, ड्रिंक हो रही थी, गाने बज रहे थे। इसी बीच यहाँ पर बार टेंडर जो शैंपेन ओपन करता है ना, उसका कैप प्रेशर से ऊपर जाता है और झूमर से टकरा जाता है। झूमर का टुकड़ा नीचे गिरता है। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट का जो फ्लोर का हिस्सा था ना, वो बीच में से कांच का बना हुआ था और वो झूमर का हिस्सा वहीं पर जाके गिरता है जिससे कि वहां पर क्रैक आ जाता है। तो वहीं हम रेस्टोरेंट के पिलर को देखते हैं जिसके पेंच ढीले हो रहे थे, यानी कि 5 मंथ पहले ही बन गया ये रेस्टोरेंट। तो सोचो कितनी उतावल थी इन लोगों को रेस्टोरेंट को ओपन करने की। खैर, अब यहाँ पर आइरिस को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक डांसिंग लेडी थी ना, वो उसे वॉमिटिंग करते देखती है तो पूछती है कि बधाई हो। तो वह कौन सा मंथ चल रहा है? वो कहती है कि मुझे 2 मंथ हुए हैं। वो लेडी भी अपने बच्चे के साथ वहां पर आई थी और थोड़ी बहुत बात वो आइरिस से करती है और फिर आइरिस वहां से चली जाती है। जिसके बाद पॉल वहां पर आता है और उसे प्रपोज करता है। ये देखकर आइरिस बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो अपने प्रेगनेंसी के बारे में भी पॉल को बता देती है। ये सुनकर पॉल भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद हम वही बच्चे को देखते हैं जो कि सिक्के फुहारे में डाल रहा था। उसने सिक्के फेंकना अभी भी बंद नहीं किया था। यहाँ पर वो ऊपर टॉप व्यू से सिक्के नीचे फेंक रहा था। अब बच्चों की आदत होती है कि हम उन्हें कोई चीज करने से मना करते हैं ना, तो वो और वो ज्यादा वो चीज करने लगते हैं। ठीक वैसे ही वॉचमैन उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं था। वो सिक्के फेंकता ही जा रहा था जिससे कि एक सिक्का नीचे जाकर वेंट्स में घुस जाता है और जिसकी वजह से वहां का पंखा था ना, वो रुक जाता है। तो वही हम आइरिस और पॉल को देखते हैं जो कि खुशी में नाच रहे थे और रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा लोग थे और उसके वजन से जो क्रैक था ना, वो भी बढ़ता जा रहा था। तो वही वो जो सिक्का पंखे में से निकल जाता है और वहाँ कहीं पाइप से टकराता है जिससे कि गैस लीक होने लग गई थी। तो वहीं हम ऊपर जो लोग डांस कर रहे थे ना, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। तो वहीं आइरिस को कुछ आवाज होने लगता है और वो तुरंत ही फ्लोर से पीछे हट जाती है। वैसे ही वहां पर क्रैक था ना, वो बढ़ जाता है और कांच टूट जाता है जिससे कि फ्लोर पे जितने भी लोग नाच रहे थे ना, वो सारे ही नीचे गिर जाते हैं। आइरिस पॉल को बचाने की कोशिश करती है लेकिन पॉल भी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। जो पाइप से गैस लीक हो रही थी ना, उसमें भी आग लग जाती है और आग सब जगह फैलने लग गई थी जिससे बचने के लिए कुछ लोग लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन लिफ्ट जाकर सीधा नीचे गिरती है और सारे ही लोग दबकर वहां पर खत्म हो जाते हैं। तो वही कुछ लोग सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला करते हैं लेकिन सीढ़ियां भी टूटने लग गई थी जिससे कि वहां पर भी कुछ लोग खत्म हो गए थे। अब जो बच्चा सिक्का फेंक रहा था ना, वो जल्दी से नीचे कैसे करके उतर जाता है और सोचता है कि मैं बच गया और खुशी से वहां से भागने लगा। लेकिन वहां पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, ऊपर से सीधा इतनी ऊंचाई से पियानो उसके ऊपर गिरता है और वहीं पर वो खत्म होता है। फाइनली उसका जो सिक्का था ना, वो फाउंटेन यानी कि फुहारे में गिरता है। तो वहीं ऊपर सब जगह आग फैली हुई थी, सभी लोग खत्म हो गए थे और सिर्फ बचे थे तो आयरिस और वो सिंगर का बेटा। वो उस लड़के को लेकर भागती है लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और नीचे गिर जाती है और वहीं पर ये दोनों भी खत्म हो जाते हैं। काफी जानदार मूवी का
यह इंट्रो खत्म होता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। प्रेजेंट टाइम में हम स्टेफनी नाम की लड़की को देखते हैं जिसे आयरस के सारे समय पर हुए डिजास्टर के बारे में बहुत ही ज्यादा भयानक सपने आया करते थे, जिससे कि बहुत ज्यादा वो परेशान रहने लग गई थी। वो अपने दोस्त से भी इस बारे में बात करती है। वो बताती है कि असल में उसकी ग्रैंड माँ यानी कि आयरस थी ना, वो उसकी नानी थी। वो उनसे कभी मिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपने सपने में देखती थी और उसे सारा हादसा भी नजर आया करता था अपने सपने में। इसलिए वो उसके बारे में बहुत सारा सोचने लगती थी। उसके पास काफी सारे सवाल थे। उसके जवाब ढूंढने के लिए वो अपने घर पर जाती है और अपने पिता और अपने भाई चार्ली से मिलती है। उसकी माँ मतलब कि आयरिस की बेटी डार्लिन थी ना, वो उसे 10 साल की उम्र में ही छोड़कर कहीं पर चली गई थी। अब स्टेफनी अपने पिता से अपनी नानी के बारे में बहुत सारी बातें पूछने लगती है, लेकिन वो उसे ज्यादा बातें नहीं बताते। जिसके बाद वो अपने भाई चार्ली के साथ अपने मामा हार्वर्ड के यहाँ पर जाती है और अपने सारे कजिन से भी मिलती है। यहाँ पर वो अपने मामा से नानी के बारे में पूछने लगती है, तो वो बताने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कि स्टार्टिंग में हमने देखा ना, वो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसी बात बताते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि आयरस तो पागल हो गई थी, जिसने खुद को बाकी सारे लोगों से कैद करके रखना शुरू कर दिया, जिस वजह से उनके बच्चों को भी उनसे अलग कर दिया गया। और फिर भी वो नहीं रुकी। अजीब से लेटर और बहुत ही भयानक पिक्चर वो भेजा करती थी, जिसके बाद सबने ही उनसे कनेक्शन रखना बंद कर दिया, यानी कि अभी भी आयरिस जिंदा है। खैर अब स्टेफनी के मामा जी कहते हैं कि आयरिस के बारे में बात ना ही करो और उनसे दूर रहो तो तुम्हारी भलाई रहेगी, लेकिन स्टेफनी के पास बहुत सारे सवाल थे, इसलिए वो नहीं मानती और वो उन लेटर्स के जरिए एड्रेस पर पहुंच जाती है। अब वो अपने नानी से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों वहां पर बात करने लगते हैं। आयरिस यहाँ पर कहती है कि तुम्हें जो सपने दिख रहे हैं ना, ऐसा रियल में हुआ ही नहीं था, यानी कि हमने जो कहानी की शुरुआत में देखा था ना, ऐसा कुछ भी रियल में नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा आयरिस को आभास हुआ था उस दिन, और इसलिए उसने वहां पर सारे ही लोगों को बचा लिया था, जिससे कि मौत को ये बात पसंद नहीं आई। यानी कि डेथ के हिसाब से वो दिन कोई भी बचने वाला नहीं था, लेकिन आयरिस ने यहाँ पर सबकी जान बचा ली थी, इसलिए अब मौत को चकमा दिया। तो मौत अब धीरे धीरे हर एक पर्सन को मारने लगी जो कि उस दिन रेस्टोरेंट में मौजूद था। अब यहाँ पर मौत को चकमा देकर आयरिस जिंदा बच गई और उसने मौत को पूरा समझ भी लिया था कि आखिर मौत को कैसे चकमा दिया जाए। इस पर उसने पूरी किताब भी लिखी थी। अब डेथ के हिसाब से तो आयरिस मर जानी चाहिए थी और उसकी पूरी ब्लड लाइन भी, लेकिन आयरिस तो जिंदा थी, यानी कि अब मौत इनके पीछे पड़ सकती है। उस दिन आयरिस ही सिर्फ जिंदा बचनी चाहिए थी, क्योंकि विजन तो सिर्फ आयरिस को ही दिखा था। लेकिन आयरिस ने अपने साथ बाकी सब लोगों की भी जान बचा ली थी, जो बात डेथ को पसंद नहीं आई, इसलिए अब डेथ बाकी सबकी जान भी लेकर मानेगी। ये सारी बात सुनकर स्टेफनी को लगता है कि मामा सही कहते थे, नानी पागल ही है। लेकिन आयरिस उसे यकीन दिलाने के लिए अपनी वही बुक देती है और कहती है कि तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ, जिससे कि तुम अपनी पूरी ब्लड लाइन को बचा सकती हो। स्टेफनी यहाँ से जाने लगती है और उसे यकीन दिलाने के लिए आयरिस घर के बाहर आ जाती है। उसे पता था कि घर के बाहर आएगी तो मौत उसे अपना शिकार बना लेगी, लेकिन वो इतने सालों से छुप छुप कर रह रही थी। लेकिन स्टेफनी को यकीन दिलाने के लिए घर से बाहर आती है और उसने सोचा था वैसा ही होता है। मौत अपना खेल खेल लेती है और यहाँ पर आयरिस की भयानक तरीके से मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम आयरिस का फ्यूनरल देखते हैं, जो अटेंड करने के लिए उसकी बेटी यानी कि डार्लिन भी आई थी। ये देखकर स्टेफनी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी माँ 10 साल की उम्र में ही उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए गुस्सा होकर वो वहां से चली जाती है। अब अपनी नानी की मौत से स्टेफनी अलर्ट हो गई थी। वो यहाँ पर वही किताब पढ़ने लगती है जिसमें कि उस दिन के हादसे के बारे में सब कुछ लिखा था, कि किस तरह सबकी जान बच गई थी और उसके बाद जितने भी लोग उस हादसे में बच गए ना, उसके बाद उन लोगों की एक एक करके भयानक तरीके से मौत होने लगी। और अब आयरिस के ब्लड लाइन के पीछे मौत पड़ी है। याद दिला दूं कि ये सब शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि उस दिन हादसा होने वाला था और वो हादसा होने से आयरिस ने बचा लिया था, और ये बात मौत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और इसी वजह से अब एक एक करके वो दिन जितने भी लोग रेस्टोरेंट में मौजूद थे ना, वो सबको अपना शिकार मौत बना रही थी। और अब स्टेफनी को सारे न्यूज़पेपर भी मिलते हैं कि किस तरह उन परिवारों की हादसों में मौत होने लगी थी। खैर अब हम आयरिस के पूरे परिवार को देखते हैं, जो कि एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे और वो खुश भी थे। तो वहीं हम देखते हैं कि ग्लास का पीस टूटकर नीचे गिरता है और ट्रैम्पोलाइन के नीचे एक गार्डन का टूल भी था, जिसे डार्लिन हटा देती है। वहीं हम स्टेफनी को देख पाते हैं, जो कि जल्दी से उस पार्टी में पहुंचना चाहती थी, क्योंकि उसे मौत का खेल पता चल चुका था। लेकिन वो आने में लेट हो जाती है, क्योंकि इधर मौत अपना काम शुरू कर चुकी थी। यहाँ पर एक बॉटल पाइप पर गिरती है, जिससे कि पाइप में पानी का प्रेशर बढ़ता है और वहां पर पड़े टूल्स गिरने लगते हैं, और उसमें से एक टूल सीधा हावर्ड पर गिरता है। यहाँ पर हावर्ड यानी कि स्टेफनी के मामा की मौत हो
जाती है। अब उसका फ्यूनरल होता है और फ्यूनरल के बाद यहाँ पर स्टेफनी को बुक में जेबी के बारे में पता चलता है कि जेबी को इसके बारे में सब कुछ पता है। अब ये जेबी कौन है वो आगे हम कहानी में जानेंगे। खैर अब यहाँ पर स्टेफनी पूरे फैमिली का फैमिली ट्री बनाती है कि कैसे आयरिस के ब्लड लाइन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, जिसके बाद जाकर वो अपनी फैमिली से ये पूरी बात शेयर कर दी है कि कैसे अब मौत सबको क्लेम करने आ रही है। जो कि उस दिन सबको मर जाना चाहिए था लेकिन नहीं मरे, तो अब मौत पूरी ब्लड लाइन को ही खत्म करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। सब कहते हैं कि हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो। वो सारे लोग स्टेफनी को आइरिस की तरह ही पागल समझ रहे थे। अब उसी रात हम एरिक को देखते हैं जो कि टैटू बनवा रहा होता है। वहीं पर ऊपर रखी केमिकल की बोतल गिरती है और एरिक की नाक में चेन फंस जाती है और वहीं केमिकल की बोतल से हर जगह आग फैलने लग गई थी। अब नेक्स्ट दिन यहाँ पर स्टेफनी अपने भाई चार्ली को उठाकर कहती है कि हमें एरिक की जान बचानी होगी क्योंकि शायद वो खतरे में हो सकता है। यहाँ पर वो लोग उसके घर पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एरिक तो बिल्कुल ही ठीक था, लेकिन फिर भी वो उसे संभल कर रहने को बोलती है। तो वहीं जूलिया भी आ जाती है। यहाँ पर स्टेफनी की बातों पर वो ध्यान नहीं दे रही थी। एरिक और स्टेफनी बात कर रहे थे और एक बॉल आकर जूलिया को लगती है और वो डस्टबिन में गिर जाती है और ट्रक वाला उस डस्टबिन को उठाकर ट्रक में डाल देता है और आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर स्टेफनी और बाकी सब जूलिया को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन डब्बे के बीच में आकर वो भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर जूलिया की मौत की वजह से बाकी सब भी स्टेफनी की बातों पर यकीन करने लगते हैं और बाकी सब डर भी गए थे। यहाँ पर स्टेफनी सबको कहती है कि मुझे लगा था कि मौत फैमिली ट्री के हिसाब से सबको मारेगी, लेकिन यहाँ पर एरिक नहीं मरा बल्कि जूलिया मर गई। यानी कि मौत कभी भी किसी को मार सकती है। मौत ने अपना ऑर्डर चेंज कर दिया है, लेकिन एरिक की माँ बोलती है कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली हावर्ड का कहीं पर अफेयर था और उसी वजह से एरिक पैदा हुआ था, यानी कि वो इस ब्लड लाइन का हिस्सा ही नहीं था। यानी कि अभी भी मौत सबको ऑर्डर के हिसाब से ही आ रही थी। यहाँ पर एरिक की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो इनका बेटा नहीं था। खैर यहाँ पर स्टेफनी को जेबी के बारे में याद आता है। वो बोलती है कि मैंने पढ़ा था जेबी के बारे में, शायद वही इस मौत के सिलसिले को रोक सकता है। इसलिए सब लोग मिलकर अब जेबी से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जेबी और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जिसने कहानी की शुरुआत में आयरिस ने बचाया था। यहाँ पर जेबी कहता है कि मैंने और आयरिस ने मिलकर डेथ के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है, जिसके बाद हमें दो रास्ते नजर आए। पहला तो ये कि अपने बदले में किसी और को मार दो जिससे कि दूसरों की जिंदगी तुम्हें मिल जाए, या फिर तुम मरने के बाद जिंदा हो जाओ। मैंने यहाँ पर रिसर्च के दौरान देखा था कि एक लड़की जो कि मारी जा चुकी थी, लेकिन मेडिकल केयर से थोड़ी देर के बाद उसे जिंदा कर दिया गया। तो मौत को लगा कि उसने उसे क्लेम कर दिया, लेकिन वो लड़की जिंदा बच गई। तो यही दो रास्ते हैं मौत को चकमा देने के। साथ ही वो कहता है कि मुझे तो कैंसर हो गया, इसलिए बाकी की जिंदगी में अब साथी से गुजरना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम एरिक और बॉबी को देखते हैं, जहाँ एरिक बॉबी से कहता है कि तुम्हें तो पीनट से एलर्जी है, क्यों ना तुम पहले पीनट खा लो, जिसके बाद एलर्जी के चलते तुम्हारी मौत हो जाएगी और हम तुम्हें फिर मेडिकल केयर से जिंदा कर देंगे और मौत का साइकिल यहीं पर टूट जाएगा। ये सुनकर वो भी हामी भर देता है। जिसके बाद दोनों पीनट बिस्किट लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मशीन में वो बिस्किट फंस जाती है, जिससे एरिक वो मशीन पर हाथ मारता है तो बिस्किट तो निकल जाता है, लेकिन मशीन की स्प्रिंग बाहर आ जाती है। जिसके बाद दोनों एमआरआई रूम में जाते हैं और वो मशीन चालू ही रह गई थी एमआरआई की, जिससे कि एरिक की नाक में जो पियर्सिंग थी ना, उसकी वजह से वो मशीन के अंदर जो ग्रेविटी उसे खींच लेती है और एरिक था ना वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर बॉबी अभी जिंदा था, लेकिन तभी नर्स दरवाजा खोलती है और वो मशीन मैग्नेट की वजह से एमआरआई मशीन की तरफ खींची चली जाती है और बॉबी को भी एमआरआई मशीन अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कि वो भी वहीं खत्म हो जाता है। खैर अब ये सब की वजह से स्टेफनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, जिससे डार्लिन कहती है कि तुम्हारी नानी कई सालों से उस घर के अंदर जिंदा थी, तो क्यों ना अपना सब तुम्हें और तुम्हारे भाई को लेकर हम सब वहीं पर चले जाए, शायद हम वहां पर सेफ रह सकते हैं। इसलिए ये तीनों वहां जाने लगते हैं और उस घर का दरवाजे को वो तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्पार्क होता है और ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उनका ट्रक पानी में गिर जाता है। वहीं डार्लिन के ऊपर पिलर गिर जाता है, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाती है। स्टेफनी बेहोश हो गई थी। कैसे भी करके चार्ली स्टेफनी को बाहर निकालता है और उसे कैसे भी करके जिंदा कर देता है। वो कहता है कि तुम मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हें कैसे करके बचा दिया और यहाँ पर मौत की साइकिल टूट चुकी है। ये दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि वो दोनों अब बच गए, लेकिन अपने माँ के लिए वो दोनों दुखी हो जाते हैं। अब अगले दिन वो लोग अपने अंकल के वहां जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें कहता है कि स्टेफनी मरी नहीं होगी, क्योंकि मरने का मतलब तो दिल की धड़कन रुक जाना और सांस रुक जाना को कहते हैं।
यानी कि स्टेफनी बेहोश हुई थी, वो मरी नहीं थी। अब यह बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर हम एक औरत को देखते हैं जिसकी पॉकेट से सिक्का गिरकर ट्रैक में फंस जाता है और वहीं से ट्रेन गुजरती है और वो ट्रैक से नीचे उतर जाती है। स्टेफनी और उसका भाई वहां से भागने लगता है, लेकिन ट्रेन के ऊपर की जो लकड़ी के बड़े बड़े स्लैब थे ना, वो उनके ऊपर एक एक करके आर पार हो जाते हैं, जिससे कि वो दोनों भी वहीं पर खत्म हो गए थे। और हम कहानी के लास्ट सीन में देखते हैं कि जो फैमिली अभी भी बची हुई थी ना, जिनके बच्चे अभी भी जिंदा थे, वो भी एक एक करके हादसों में खत्म हो रहे थे। यानी कि मौत का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।